गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गोइंग कंसर्न। पहले देखते हैं कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था। तो इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था बेटा? तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ऑडिट करने के टाइम मटेरियल आइटम होगी ना, उसका डिस्क्लोजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप कोई एक हेड के अंदर वो आइटम को इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल समझो कि चाय का खर्चा है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसमें कोई क्लाइंट्स आएगा तो बार बार कंपनी वाले क्या करते हैं, क्लाइंट को ऑफर करते हैं। क्या ऑफर करते हैं? चाय पानी पिलाते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया है ना, और इंडिया में क्या होता है, अतिथि देवो भव। ऐसे तो क्लाइंट्स आते रहेंगे, बार बार चाय पानी का खर्चा होगा, नाश्ते का खर्चा होगा, तो वो कोई एक मिसलिनियस हेड के अंदर ऐड नहीं करना है या सन्ड्री एक्सपेंस में ऐड नहीं करना है, उसका एक अलग से हेड बनाना है हमको। वो हेड का नाम क्या देंगे हम? तो टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसिस फॉर एम्प्लॉई स्लैश कस्टमर, ठीक है। क्योंकि वो खर्चा फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उसमें कंपनी का एक्सपेंसिस बढ़ रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ मटेरियल आइटम। आप किसी और आइटम के अंदर उसको ऐड ना करके उसका सेपरेट अकाउंटिंग करना है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी ऐसे 320। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके रेवेन्यू से 1% है, मतलब कंपनी का टोटल सेल हुआ है फॉर एग्जांपल 10 लाख, 10 लाख का 1%, ठीक है, और रुपीज़ 1 लाख विच एवर इज हायर। ये तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट में क्या था, लिमिट था फॉर द मटेरियलिटी। अभी हम क्या देखेंगे? ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न वर्ड का मतलब क्या होता है? गोइंग मतलब चलते रहना, कंसर्न मतलब कंपनी। मतलब ये बैलेंस शीट देख के या तो फिर ये P&L अकाउंट देख के जो भी हमने बनाया वो देख के हमें पता चलना चाहिए कि कंपनी आने वाले सालों में बिजनेस कंटिन्यू रखेगी, कंपनी का बिजनेस बंद नहीं होने वाला, ठीक है। सो लेट्स स्पीक अबाउट गोइंग कंसर्न। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये क्या है? पहले तो एक अजम्पशन है, याद रखना। गोइंग कंसर्न क्या है? सबसे पहले तो ये एक अजम्पशन है, ठीक है। Okay. Going concern is a assumption. It refers to the intention and ability to the entity to exist to near foreseeable future. अच्छा, नियर फोर्सिबल फ्यूचर मतलब क्या? तो नियर फोर्सिबल फ्यूचर मतलब 1 ईयर, क्या एटलीस्ट 1 साल तक, आने वाले 1 साल तक ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। मतलब बैलेंस शीट रीड करके या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मेंस देख के इतना तो जजमेंट आना चाहिए कि ये बिजनेस आने वाले 1 साल तक ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड गोइंग कंसर्न। इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी बोलते हैं। फ्यूचर दैट इज नेक्स्ट 1 ईयर, ठीक है, कि भाई नेक्स्ट 1 ईयर तक ये धंधा कंटिन्यू रहेगा। ऐसे 520 गोइंग कंसर्न डील विद दिस बेसिक ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट। रिलेवेंस फॉर द ऑडिटर। जनरली बैलेंस शीट डिस्क्लोज द बुक्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स। बैलेंस शीट में जो असेट्स होता है वो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? बुक वैल्यू, ना कि मार्केट वैल्यू पे। आज मैं जो भी असेट्स लेके आता हूँ उसका परचेस कॉस्ट होगा, वो हम बैलेंस शीट में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर रिटर्न ऑन वैल्यू होता है, बट रिकॉर्ड तो मैंने बुक वैल्यू पे किया है ना। मार्केट में समझो वो असेट्स का वैल्यू कुछ और होगा तो वो हम इग्नोर करते हैं। तो जनरली बैलेंस शीट डिस्क्लोज द बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड द लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट द एंटिटी कंटिन्यूज टू ऑपरेट इन द फ्यूचर। क्यों बुक वैल्यू पे रखते हैं? क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि जो एंटिटी है, एंटिटी मतलब जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, ये वो असेट्स एंड लायबिलिटी को आगे फ्यूचर में कंटिन्यू रखेगी। इफ दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, अगर ये अजम्पशन रॉन्ग है, देन द वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज। तो कितना अजम्पशन रॉन्ग है, कितना हम असेट्स नहीं रखने वाले, कितनी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, वो हमको डिस्क्लोज करना है। बी शुड बी डिस्क्लोज ऑन द लिक्विडेशन बेसिस, अदरवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कैसा दिखना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या होता है? 100% एरर फ्री। जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरर फ्री नहीं दिखता तब तक ऑडिटिंग का मेन बेसिक प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? मटेरियलिटी। अभी हम क्या देख रहे हैं? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि आने वाले फोर्सिबल फ्यूचर दैट इज 1 ईयर तक ये बिजनेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगर ऐसा डाउट है कि नहीं ये बिजनेस 2-3 महीने में बंद हो सकता है, शायद कंपनी में डेब्ट्स ज़्यादा हो गए, शायद कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को अपने नोट्स टू अकाउंट में दिखानी है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में सबमिट करना है और लोगों को बताना है कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोचना। चलो हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ एब्सेंस ऑफ गोइंग कंसर्न। ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं
जिससे पता चल जाएगा कि ये कंपनी में गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब ये कंपनी अभी बंद होने वाली है। ऐसे कौन से इंडिकेटर है, ऐसी कौन सी वो बातें हैं। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर इंडिकेट दैट द एंटिटी इज अ नॉट गोइंग कंसर्न। यहाँ से पता चल जाएगा कि ये एंटिटी अभी गोइंग कंसर्न नहीं है। फाइनेंशियल इंडिकेटर, सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर, जैसे कि नेगेटिव नेटवर्थ आ गया तुम्हारा, ठीक है, आपका नेटवर्थ रेशियो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, कंपनी के पास कैश है ही नहीं, कैश नेगेटिव दिखा रहा है, कैश बैलेंस कम है, ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। दैट मीन्स गोइंग कंसर्न यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, जैसे कि तुम्हारा जीपी रेशियो होता है वो एडवर्स आ रहा है, चेंज हो गया, बढ़ने की जगह कम हो रहा है। पीएनएल रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेशन, कंटिन्यूस ऑपरेटिंग लॉसेस, बार बार लॉस हो रहे हैं, ठीक है, लॉसेस यहाँ पे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, इंक्रीज द लॉस। लायबिलिटी, इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर, हमारे पास फंड ही नहीं है, हम क्रेडिटर को पैसा ही पे नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे गोइंग कंसर्न खत्म हो रहा है, कंपनी अभी बहुत जल्द लिक्विडेट होने वाली है, बंद होने वाली है, इन्वेस्टर अपने पैसे लेके विड्रॉ हो सकते हैं। ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, ये तो बात हो गई फाइनेंशियल इंडिकेटर। अभी ऑपरेटिंग इंडिकेटर, लॉस ऑफ की मैनेजर पर्सनल, देखो क्या लिखा है, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल, मतलब कंपनी का जो मेन आदमी था, कंपनी जिसके हाथ में थी, अभी वो बंदा ही नहीं है, शायद कोई कारणवश उसने कंपनी छोड़ दिया, या तो वो बंदे की डेथ हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस कौन संभालता है, मुकेश भाई अंबानी, बराबर है। तो समझो मुकेश अंबानी अभी कंपनी में नहीं आने वाले, या तो फिर वो कंपनी बंद कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट द रिप्लेसमेंट, मतलब एक बंदा गया, सामने दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं रेडी है। लॉस ऑफ द मेजर मार्केट, समझो आपका प्रोडक्ट वो मार्केट में पिट गया, सेल नहीं हो रही है, कंपनी की सेल डिक्लाइन हो गई, ठीक है, तो लॉस वाली कंपनी भी ज़्यादा दिन तक चालू नहीं रह सकती। लॉस ऑफ द सप्लायर एंड द कस्टमर, हमारे सप्लायर हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, हमारे कस्टमर हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। लेबर अनरेस्ट एंड द डिफिकल्टीज, लेबर काम पे नहीं आ रहे हैं, स्ट्राइक करके बैठे हैं। शॉर्टेज ऑफ द इम्पोर्टेंट सप्लायर्स, जो भी हम फॉरेन से माल इंपोर्ट कर रहे थे वो माल अभी आगे से नहीं आ रहा है, तो अगर कच्चा माल नहीं आएगा तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड अदर इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स में क्या होता है, चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, समझो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए, उसकी वजह से हमारा बिजनेस बंद हो सकता है। चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, पेंडिंग द लीगल प्रोसीडिंग, हमारे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ठीक है, अभी तक फैसला आना बाकी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी के गुडविल पे डैमेज हो सकता है। एक बार कंपनी का गुडविल डैमेज हो गया तो इन्वेस्टर अपना ट्रस्ट खो बैठेगा और आपकी कंपनी पे बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ द स्टेट्यूटरी रूल्स, आपने गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया। स्टेट्यूटरी रूल्स मतलब गवर्नमेंट के रूल्स, जैसे कि टैक्स का पेमेंट टाइम पे करना है। इफ़ यू आर अ लेबर रिलेटेड कंपनी, आपके वहाँ पे फैक्ट्रीज है, तो सारे एम्प्लॉय का क्या निकालना है, इंश्योरेंस निकालना है, फायर इंश्योरेंस वाले जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो आपको फॉलो करना है। आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, ऑडिट में पता चल गया कि आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया है, ठीक है। एंड रेगुलेशंस, ऑडिटर्स ड्यूटी, एक ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है, तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबूत इकट्ठा करोगे, फिर आरोप या प्रत्यारोप करोगे, बिना सबूत हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, पहले ऑडिट एविडेंस लेके आना है फॉर डिसाइडिंग वेदर द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न और नॉट। हम ऐसे ही कमेंट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑडिट एविडेंस लेके आएंगे। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते। Auditors should review the event after the balance sheet date having the effect on the going concern assumption, example earthquake, fire and enemy attack। मतलब समझो ध्यान से, इवेंट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या होता है, देखो 1 अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट होता है, ख़त्म कब होता है, 31 मार्च। तो ये दिन तक तो कुछ नहीं था, ये दिन तक तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब प्रॉपर चल रहा था, लेकिन आफ्टर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, कंपनी में समझो फायर लग गया, आग लग गया और कंपनी को ह्यूज लॉस हो गया, मेजर लॉस हुआ। तो ऑडिट तो बैलेंस शीट बनने के बाद होता है ना, तो आग लग गया तो कंपनी को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है कि नहीं बेटा, यस लॉस हो सकता है। तो वो लॉस कितना था, क्या वो लॉस हम झेल पाए, उतना लॉस था या बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अभी वाइंड अप करना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी बंद भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे गोइंग कंसर्न दिख नहीं रहा है, कंपनी के पास फंड अवेलेबल नहीं है, मेजर फैक्ट्री ही तबाह हो गई, ठीक है।
तो ऐसा कुछ हुआ है तो भी आप बताओ। तो ऐसे फायर को या ऐसे लॉस को या ऐसी वाइंडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेंट अकर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्योंकि बैलेंस शीट तो बन गया ना 31 मार्च को, उसके बाद ये इवेंट हुआ है। तो वापस एक बार देखो, ऑडिटर शुड एनालिसिस द लेटेस्ट इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा क्या लिखा था? ऑडिटर शुड रिव्यू द इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हैविंग एन इफेक्ट ऑन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फायर, एनिमी अटैक। जैसे यूक्रेन और रशिया, उनको थोड़ी पता था कि यहाँ पे युद्ध होने वाला है, यहाँ पे वॉर छिड़ने वाली है, समझो वॉर हो गया, वॉर जोन हो गया, तो भी बहुत सारी कंपनीज को लॉस हो सकता है। ऑडिटर्स शुड रिव्यू द मिनट्स। मिनट्स मतलब क्या होता है? एक मिनट्स बुक होती है, जितनी भी मीटिंग्स होती है ना उसका रिकॉर्डिंग हम रखेंगे। वो रिकॉर्डिंग जो बुक में होता है वो बुक को क्या बोलते हैं? मिनट बुक। मिनट बुक मतलब मीटिंग में क्या क्या काम हो रहा है वो काम के बारे में डिटेल में एनालिसिस करके लिखना। ठीक है, कौन प्रिपेयर करेगा मिनट बुक? तो नॉर्मली मिनट बुक प्रिपेयरिंग बाय कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स एंड द अदर कमिटी। ऑडिटर शुड रिव्यू द फ्यूचर प्लान ऑफ द मैनेजमेंट। फ्यूचर के क्या प्लान है वो देखिए। समझो फ्यूचर का प्लान अनसर्टन है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनाया तो भी वो कंपनी बंद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, ऑडिटर शुड रिव्यू एंड एनालिसिस द लेटेस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग बजट एंड प्रॉफिट फॉरकास्ट। मतलब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है, ऑपरेटिंग बजट देखना है, कंपनी के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसे साइड में रखे रहेंगे दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग बजट। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उसका जो हिसाब किताब रखते हैं, वैसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो में सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ ना तो किसका हिसाब किताब रखेंगे हम? कैश का। उसमें क्या होगा? कैश इनफ्लो देखते हैं, दूसरा क्या देखेंगे? कैश आउटफ्लो देखते हैं। ठीक है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो पे प्रॉपर नजर रखना, वॉच रखना, दैट्स कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग बजट एंड प्रॉफिट फॉरकास्ट। ऑडिटर शुड ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेशन। आपको एक रिप्रेजेंटेशन ले लेना है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट इन द रिटर्न, लिख के ले लो, फ्रॉम दी अबोव रिस्पेक्ट ऑफ अबोव मैटर। अगर ये सब चीज़ें बराबर है तो मैनेजमेंट से एक बार कंफर्मेशन लेटर लिख के ले लो कि हमने ऑडिट कंप्लीट कर लिया है, हमारे हिसाब से तो सब बराबर है, क्या आपके हिसाब से भी सब बराबर है ना? कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए। ठीक है, एंड देन लास्ट विल बी ऑडिट रिपोर्ट। तो देखो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है। तो व्हेन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, ऑडिटर शुड इश्यू द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अगर गोइंग कंसर्न रिपोर्ट एकदम प्रॉपर होगा तो ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। इन द अनक्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर गिव पॉजिटिव ओपिनियन। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब क्या है? ऑडिटर ने क्या दे दिया है बेटा? पॉजिटिव ओपिनियन दे दिया है। क्या दे दिया है? पॉजिटिव ओपिनियन कि ये कंपनी अच्छी है, आने वाले 1-2 साल में कंपनी बंद नहीं हो सकती, इसका सेल्स अच्छा ही होगा, आप आराम से इसमें निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ऑडिटर शुड इनवाइट द अटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑन दिस नोट। ऑडिटर अपने इन्वेस्टर का अटेंशन रखवाएगा। कौन से नोट पे? कि ये सारी जो ऊपर हमने मैटर्स देखी ना, वो जैसे कि की मैनेजर पर्सन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कंपनी का सेल्स कितना है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर बताएगा। किसको बताएगा? शेयर होल्डर्स को, इन अ मीटिंग। Where there will be the doubts regarding the going concern assumption and management explanation is not adequate, मैनेजमेंट ने जो explanations दिया वो adequate नहीं था, तो auditor should issue qualified report stating that the reason in qualified report auditor gives an opinion with a some reservation। तो देखो दो रिपोर्ट मैंने बताया, एक होता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एक होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब ऑडिटर ने जितने भी डाउट्स पूछे रहेंगे, मैनेजमेंट को सारे डाउट्स क्लियर हो गए और कंपनी आने वाले सालों में बंद नहीं हो सकती, कंपनी प्रॉपर बिजनेस कर रही है। क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब क्या है? ऑडिटर को कुछ डाउट है अभी भी कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने सफिशिएंट आंसर्स नहीं दिए, आंसर अप टू द मार्क नहीं थे, सो ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचना, दैट्स कॉल्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। इफ the entity is not going concern, the auditor should express the adverse opinion। अगर समझो 100% ऑडिट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी को लॉस ही है, कंपनी बंदी हो जाएगी, अभी नोटिस आने ही वाला है, तो मैं अपने रिपोर्ट में क्या लिखूंगा? एडवर्स रिपोर्ट है ये। इन द एडवर्स रिपोर्ट ऑडिटर गिव नेगेटिव ओपिनियन। यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव ओपिनियन होता है। तो 3 टाइप के रिपोर्ट बनते हैं ऑडिटर के। नंबर 1 क्वालिफाइड रिपोर्ट,
सॉरी, नंबर 1 अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब क्या होता है, सब अप टू द मार्क है, सारी चीज़ें एकदम बराबर है, अप टू द स्टैंडर्ड्स है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए और कंपनी गोइंग कंसर्न में है, मतलब कंपनी आने वाले सालों में बंद नहीं होगी। अच्छा, क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या होता है, ऑडिटर को डाउट है, शायद वाली सिचुएशन, ठीक है, कि उन्होंने आंसर तो दिए है बट वो एकदम 100% सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है, आपको चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए बट शायद ये कंपनी में आने वाले सालों में बंद हो सकती है, शायद, ठीक है। बट अगर ऑडिटर ने कौन सा रिपोर्ट सबमिट कर दिया, एडवर्स रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे तो सोचना ही नहीं है इन्वेस्टर को, 100% ये कंपनी बंद हो सकती है। और ये कंपनी में हमने क्या दिए है, नेगेटिव ओपिनियन, क्योंकि इसका सब कुछ गलत है। इसका ऑपरेटिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, नेट प्रॉफिट रेशियो एडवर्स आ रहा है, की मैनेजर पर्सन धंधा छोड़ के चला गया है, कस्टमर में से जितना बड़ा स्टेक था वो आज खत्म हो गया, नए कस्टमर क्रिएट नहीं कर पा रही है कंपनी, सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो रहा है, नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ड्यूज बाकी है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कंपनी पे, तब जाके ऑडिटर कौन सा रिपोर्ट देता है, नेगेटिव ओपिनियन या तो एडवर्स रिपोर्ट, ठीक है। एंड योर लास्ट विल बी ट्रू एंड फेयर व्यू कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेगा बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ऑडिटिंग रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड to the ascertain and give the opinion whether such record show true and fair view or not। कि जब मैं ऑडिट कर रहा था, हम कब का पढ़ रहे, ऑडिट का मतलब क्या होता है, टू बी चेक। जब मैंने वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चेक किया तो चेक करते करते इतना तो समझ में आ गया रहेगा कि क्या ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज पर ऑडिटिंग है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, डेप्रिसिएशन का रेट जो होता है वो एकदम ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर दिया है ना, जर्नल एंट्रीज जो पास किए वो क्या प्रॉपर पास किए, वो सब बराबर होगा। दैट मीन्स अकाउंट कैसा शो कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है। कैसा शो कर रहा है ये अकाउंट, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, ठीक है। देयर आर द वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने वाले बहुत सारे यूजर्स होते हैं, ये भी हमने देखा था। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके किसके लिए काम आता है, तो नंबर 1 जो ओनर है वो, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर, प्रोप्राइटर या पार्टनर, फिर आपके इन्वेस्टर, फिर आपके लेंडर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कस्टमर, सब लोग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, देन आपकी कंपनी के साथ डीलिंग करेंगे, ठीक है। तो देयर आर द वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दे कैन रिलाई मतलब डिपेंड होना, टू मेक द डिसीजन ओनली इफ द ऑडिटर रिपोर्ट दैट अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। अगर आपका अकाउंट ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर मीन्स आपने सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया है, ऑडिटर ने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिया है, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं किया है, एडवर्स रिपोर्ट नहीं किया है, तो ही उसको माना जाएगा कि ये कंपनी का अकाउंटिंग कैसा चल रहा था, ट्रू एंड फेयर व्यू। द अकाउंट्स आर सेड टू द ट्रू एंड फेयर व्यू ओनली इफ द प्रॉफिट एंड लॉस शोन इन द स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस इन ट्रू एंड फेयर। कि जो स्टेटमेंट में दिखाया है वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है, फेक एंट्री पास करके हमने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है, डमी सेल्स हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब हमने प्रॉफिट को इन्फ्लेटेड भी नहीं किया है, डिफ्लेटेड भी नहीं किया है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाया भी नहीं है, कम भी नहीं किया है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखा रहा है असेट्स एंड लायबिलिटीज का, एक्चुअली में उतना ही वैल्यू है, ठीक है। देयर इज अ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। कुछ एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्रिएट नहीं किया गया है अंडर द एनी लॉ। हाउएवर द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू इफ, कभी अकाउंट को हम ट्रू एंड फेयर व्यू मान सकते हैं। नंबर 1 कंफर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गया, 3 गोल्डन रूल्स हो गया, ये सब आपने प्रॉपरली फॉलो किया है कि नहीं किया है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन एज पर द गैप। क्या बोलने का, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन एज पर द गैप, GAAP। गैप मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मटेरियल फैक्ट आर डिस्क्लोज। डायरेक्टर के रिलेटेड सारे खर्चे आपने अलग से लिखे, एम्प्लॉय के सैलरी के अंदर डायरेक्टर की सैलरी ऐड नहीं की है, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर का सैलरी एक मटेरियल चीज़ होती है, उसको अलग से डिस्क्लोज कीजिए। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, जो हमने आगे देखा था, ऐसे 320। मटेरियलिटी मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे 320 याद रखना। आइटम्स दैट आर मटेरियल एज पर द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड एज पर द कंपनीज एक्ट हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली। मर्ज ना करके आपने उसको अलग से दिखाया है। नंबर 3 अकाउंट्स आर द प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। लॉ ने जैसा बोला है वो हिसाब से आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, आपने अपने हिसाब से जनरल एंट्रीज पास नहीं की है,
जो हिसाब से 3 गोल्डन रूल चलते हैं वही हिसाब से एंट्रीज पास किए, देन लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुआ है, देन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनल चीज आपने क्या बनाया रहेगा, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब अंडर शेड्यूल नंबर 3। अब आपको पता होगा कंपनीज को फॉलो करना होता है शेड्यूल नंबर 3 स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब वर्टिकल बैलेंस शीट चलता है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं चलता है। टू द कंपनीज एक्ट एंड ऑल द आइटम्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। गाइडेंस ऑफ आईसीआई फॉलो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। आईसीआई ने बहुत सारे गाइडेंस दी हुई है, वो गाइडेंस को अगर आपने फॉलो किया है अकाउंटेंसी मेंटेन करने के टाइम, द आईसीआई कीप्स इश्यू द वेरियस गाइडेंस एंड द नोट्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। द अकाउंट्स कंप्लाई विद द गाइडलाइंस इश्यूड बाय आईसीआई। कंप्लाई मतलब पालन करना, फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है। नो विंडो ड्रेसिंग, मतलब आपकी कंपनी के स्टेटमेंट में क्या नहीं दिख रहा है, विंडो ड्रेसिंग भी नहीं दिख रहा है, सीक्रेट रिजर्व भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता था, प्रॉफिट के साथ खेलते थे हम, प्रॉफिट को बढ़ाते थे, कम करते थे। सीक्रेट रिजर्व मतलब क्या करते थे हम लोग, हिडन करते थे, ठीक है, इनर करते थे, ठीक है। मैंने तुमको सिखाया था हिडन करना, इनर करना, प्रॉफिट को छुपा देना, दैट्स कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। ये कोई कंपनी नहीं कर सकता एक्सेप्ट 2 कंपनीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। इंडिया में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी सीक्रेट रिजर्व मेंटेन कर सकता है थोड़े अमाउंट तक, ठीक है। द अकाउंट शोन इन द एक्चुअल पोजीशन एज इट इज, दैट इज द प्रॉफिट एंड द नेट वर्थ आर नाइदर अंडरस्टेटेड नॉर ओवरस्टेटेड। ज्यादा भी रिकॉर्ड नहीं किया है, कम भी रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब ओवरस्टेटेड भी नहीं है, अंडरस्टेटेड भी नहीं है, जो जैसा है वैसा ही दिखाया है। मतलब क्या होता है, जो इंसान जैसा होता है ना वैसे दिखता है ना, तुमको अच्छा लगता है। ज़्यादा मेकअप हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से क्या होता है, कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और है, हमने दिखाया कुछ और है, ठीक है। तो वैसी सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर वैसी चीज़ें होगी तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट्स में लिखेगा कि ये कंपनी में प्रॉफिट के साथ खेला गया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो फाइनल अकाउंट्स आर एग्री मैच विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। तुम्हारा अकाउंट और तुम्हारा बुक्स दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। असेट्स, all the assets are the value properly, there is a no proper provision of the, there is a proper provision of the depreciation को आपने properly provide किया है, every year आपने depreciation charge किया है in a same method, there is a proper provision of the bad debts का भी आपने provision रखा है properly, and doubtful debts of intangible assets are written off properly। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस, मतलब रेवेन्यू खर्चे को हमने कैपिटल में नहीं डाला है, रेवेन्यू को हमने पीएनएल में दिखाया है, कैपिटल एक्सपेंस को ही हमने कैपिटलाइज किया है, ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो बार बार होता है, लगातार होता है। कैपिटल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो बार बार नहीं होता है, बहुत सालों में एक आधा बार होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर को परचेज करना, ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल था, असेट्स परचेज करते हैं, वो कौन सा एग्जाम्पल होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसिस में क्या क्या आएगा, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, जो हर साल होता है, लगातार होता है, बार बार होता है, ठीक है। आगे देखिए लायबिलिटीज आर नॉट अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड। लायबिलिटीज के साथ भी आपने खेला नहीं है, जो जैसा है वैसा ही लिखा है। ऑल द कंटीजेंट लायबिलिटी, ये बेटा कंटीजेंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी आर द लायबिलिटी विच इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑन सर्टेन इवेंट। वो डिपेंडेंसी पे है, हमारा केस चल रहा है, शायद हम केस जीत जाए तो ये लायबिलिटीज नहीं होगी, शायद हम केस हार जाए तो हमें पैसे देने होंगे सामने वाले को, तो दैट्स कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स अ लायबिलिटीज विच इज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन अनसर्टेन इवेंट। ये इवेंट कैसी है, अनसर्टन, ठीक है, वो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। आर डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में आपको लिखना है, अगर आपके कंपनी पे कोई केसेस हैं तो आपको नोट्स टू अकाउंट में वो डिस्क्लोज करना है कि हमारी कंपनी पे इतने लिटिगेशन पेंडिंग है, इतने केसेस हो चुके हैं, शायद हमारी इतनी लायबिलिटी आ सकती है, शायद, एंड नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअल लायबिलिटी, क्योंकि वो कंटीजेंट है, एक्चुअली हुई नहीं है। प्रोविजन इज अ मेड फॉर ऑल काइंड ऑफ लॉसेस एंड लायबिलिटी, आपको प्रोविजंस मेड करना है, प्रोविजंस करके बता देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट वन विल बी योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द अक्रूवल बेसिस, एनी एडवांस रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड एज ए इनकम। कुछ एडवांस में मिला है तो वो आपके लिए इनकम नहीं है, ठीक है, वो आप लिख नहीं सकते इनकम साइड, क्योंकि वो आपके लिए लायबिलिटी है जब तक आप गुड्स को या सर्विस को बेचते नहीं। नॉट रिकॉर्डेड एज इनकम, ऑल द नोन एंड अक्रूवल एक्सपेंसेस टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट आर बुक, ठीक है, जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, जितने अक्रूवल एक्सपेंस होते हैं, वो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉपरली। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, मतलब ऑडिटर किसी के दबाव में आके काम नहीं कर सकता,
ऑडिटर अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट देगा। मैं किसी के दबाव में आके अगर काम करूँगा तो मेरा जजमेंट बायस हो जाएगा, और ऑडिटर शुड नॉट बी अ बायस। वो अपना बुद्धि का प्रयोग करके ऑडिट करके क्लाइंट का रिपोर्टिंग प्रॉपर करेगा, बिकॉज एक ऑडिटर के रिपोर्ट पे बहुत सारे लोगों का डिसीजन डिपेंड होता है। जैसे इन्वेस्टर सोचता है कि ये सीए ने अगर ऑडिट किया हुआ है तो वो तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा रहेगा, उसने अगर प्रॉपर ऑडिट किया है तो ही मैं ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा या तो नहीं करूँगा। बैंकर्स का लोन सर्टिफाई होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करने के बाद ऑडिट करना है। तो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंसी इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ऑडिटर। नंबर सेकेंड, इंडिपेंडेंसी ऑफ ऑडिटर मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ एन ऑडिटर इज नॉट सब्जेक्ट टू विशेस। मैं मेरी इच्छा से ऐसे सामने क्लाइंट के डायरेक्शन से अपना ऑडिट नहीं करूँगा। दैट मीन्स दैट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट सब्जेक्ट टू विशेस और डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट बोले वैसे ऑडिट नहीं करना है, आपको जैसे सिखाया गया है, इंस्टीट्यूट ने जो हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, ठीक है, वो हिसाब से आप ऑडिट करोगे, जो दिखता है वैसे ऑडिट करोगे। क्योंकि क्लाइंट तो अपने सारे लॉसेस को छुपाने की कोशिश करेगा, अपनी सारी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। हु हैज़ एंगेज हिम और टू हीज सेल्फ इंटरेस्ट in order to the ensure that the independency of the companies act, he has to make the following provisions regarding the appointment, removal, qualification, disqualification, rights and remuneration of auditor. अपॉइंटमेंट, अभी ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? तो जनरली द ऑडिटर आर टू बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट कभी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकता, नॉर्मली शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करेगा? ऑडिटर को। मतलब जितने भी सीए होते हैं कंपनी में, ठीक है, जो वर्किंग नहीं कर रहे कंपनी में, जो आउटसाइडर है, कंपनी का खाली अकाउंट चेक करने के लिए आया है, वो एज ए ऑडिटर अपॉइंट कैसे हो गए? तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में, दैट्स कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। हर एनुअल जनरल मीटिंग में पता चलता है कि कंपनी का ऑडिटर कौन है, और वो ऑडिटर कौन होगा? कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा, आउटसाइडर होगा। क्योंकि एम्प्लॉय होगा तो मैनेजमेंट उस पर प्रेशर करेगा, प्रेशर करके वो अपनी बातें रखवाएगा, ठीक है, फिर वो हिसाब से ऑडिट होगा। तो ऑडिट करवाने का मतलब क्या है? तो ऑडिटर ऑलवेज क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑडिटर ऑलवेज कौन होगा? कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा, बाहर वाला होगा, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, ताकि कंपनी उस पर फोर्सफुली कोई डिसीजन ना ले पाए। रिमूवल, एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड, ऑडिटर को निकाल सकते हो ओनली इफ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर ने अप्रूवल दिया तो, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। सिर्फ शेयर होल्डर बोलेगा और बोलेगा ऑडिटर तू निकल चल, कल से ऑडिट मत करना, ऑडिटर नहीं जाएगा। शेयर होल्डर के साथ कौन बोलना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट भी। मतलब अपॉइंटमेंट करने के टाइम शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए, रिमूवल के टाइम शेयर होल्डर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, अपॉइंटमेंट करने के टाइम सिर्फ शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, लेकिन किसी ऑडिटर को निकालना है हमें कंपनी से, तो वहाँ शेयर होल्डर का तो परमिशन चाहिए, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चाहिए। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई बीच में कि भाई क्यों निकाल रहे हो उसे, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत की, ठीक है। मतलब ऑडिटर ने बहुत सारे फ्रॉड शायद पकड़ लिए रहेंगे जो बाहर ना आए, इसलिए ये सब लोग मिलकर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्वालिफिकेशन, ओनली क्वालिफाइड पर्सन, दैट इज सीए प्लस पीसीए। एक तो सीए होना चाहिए, दूसरा पीसी होना चाहिए। पीसीए मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सीए हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ऑडिट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? सीए का डिग्री चाहिए, तो आप मेंबर बन जाओगे आईसीएआई के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया के। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस इन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। कैन अपॉइंटेड एज ऑडिटर। डिसक्वालिफिकेशन, एन एम्प्लॉइज और द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन नॉट अपॉइंटेड एज ऑडिटर। समझो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदा है और मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं ये कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम अ शेयर होल्डर ना। एक ओनर ही अपनी कंपनी का ऑडिट कैसे कर सकता है? बिकॉज शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब मैं रिलायंस में समझो काम कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉई, परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, मैं रेगुलर बेस पे कंपनी में जा रहा हूँ, तो क्या मैं रिलायंस का ऑडिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मतलब ऑडिटर कौन होना चाहिए? कंपलसरी आउटसाइडर, जिसका कंपनी के साथ दूर दूर तक कोई नाता ना हो। क्या ना हो? दूर दूर तक कोई नाता ना हो, ठीक है। तो एन एम्प्लॉई और द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन नॉट अपॉइंट इट्स ऑडिटर। रेम्यूनरेशन, द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर इज फिक्स जनरली बाय द शेयर होल्डर। मतलब जो अपॉइंट करेगा वही उसे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करवाएगा। राइट्स, द ऑडिटर हैव टू स्टोर राइट्स टू असेस
ऑडिटर के पास एक स्टैट्यूटरी राइट है, क्या है राइट है वो, तो टू असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर, असेस मतलब चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, वाउचर्स मतलब बिल्स, जितने बिल्स हो गया वो मैं चेक कर सकता हूँ, टू बी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, टू विजिट द ब्रांच एक्सेट्रा, कभी भी मैं कोई भी ब्रांच में जा सकता हूँ। Such rights cannot be restricted or limited. The rights under provision of 143, section 143, right for the auditor of the Companies Act 2013 are necessary enable the auditor to carry out the duties. Auditors अपना duties कर सकता है and responsibility prescribed under the act and auditing standard. Any resolution of the director and shareholder cannot restrict the rights of the have been granted to the auditor under the act. मतलब एक सेक्शन 143 है, 143 में ऑडिटर को डिफरेंट राइट्स दिए हैं, वो राइट्स को रिस्ट्रिक्ट आप शेयर होल्डर सब लोग मिलके भी नहीं कर सकते। जैसे कि 143 में क्या लिखा हुआ रहेगा कि ऑडिटर कभी भी कोई भी ब्रांच में जाके चेक कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटर किसी के भी पास जाके एक्सप्लेनेशन मांग सकता है रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन कि भाई हमें बताइए, हमें एक्सप्लेन कीजिए डिटेल में ये ट्रांजेक्शन्स कैसे हुए, डायरेक्टर ने इतना खर्चा कैसे किया फॉरेन टूर पे, कहाँ कहाँ गया था, कितनी होटल्स में बुकिंग किया था, वो जो होटल्स में जो बुकिंग हो रहा था क्या वो अप टू द कंपनी था, कंपनी के काम के लिए ही ठहरा था या अपने पर्सनल वेकेशन के लिए गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ले सकता है। कहाँ से ले सकता है, तो अपने ऑडिटिंग पावर के थ्रू, क्योंकि उनको पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 143 में, ठीक है। एंड लास्ट, क्वालिफाइंग द ऑडिटिंग रिपोर्ट, द पावर ऑफ क्वालिफाइंग द ऑडिटिंग रिपोर्ट इज येट टू अनदर वेपन, मतलब ऑडिटर के पास एक पावर है कि वो अगर ऑडिट रिपोर्ट में लिख लेगा कि एडवर्स रिपोर्ट है, ठीक है, तो कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो वो ये रिपोर्ट को एज अ वेपन यूज कर सकता है, इज इन द आर्मोरी ऑफ द ऑडिटर टू द प्रोटेक्ट हिज इंडिपेंडेंसी। मतलब अगर आपने हम पे जोर जबरदस्ती लेके कोई फैसला करवाया तो हम रिपोर्ट में लिख लेंगे कि ये कंपनी का रिपोर्ट कैसा है, एडवर्स है, नेगेटिव है, फिर आपकी कंपनी पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिटर का या बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या आ सकता है, आपको नोटिस आ सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए कंपनी ट्राई करेगी ऑडिटर से कौन सा रिपोर्ट लेने के लिए, अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इज द सेफेस्ट रिपोर्ट फॉर द कंपनी, क्योंकि एक बार ऑडिटर ने लिख लिया अनक्वालिफाइड है ये कंपनी, दैट मीन्स कंपनी में कुछ भी एरर नहीं है, सारी चीज़ें अप टू द मार्क है, ट्रू एंड फेयर व्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, गोइंग कंसर्न भी दिख रहा है, सारी मटेरियल चीज़ें उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज की है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 1। आई होप आप सबको चैप्टर नंबर 1 समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक चैप्टर नंबर 1 में जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो एक बार डिटेल में पढ़ना। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव का नोट्स बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। थैंक यू।